हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। आपने जैसा कि देख रहे हैं थंबनेल में लिखा हुआ न्यूज के बाद लगा अपर सर्किट। जैसे ही न्यूज आएगी, बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद अच्छी खासी एक बाइंग देखने को मिली शेयर में। और आज इस वीडियो में हम टारगेट डिस्कस करने वाले हैं और फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। जो भी लोग इस शेयर में निवेश किया है और वो लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो सर उनको जरूर और विदाउट इसके पूरी वीडियो को देखना है और वीडियो को अंत में लाइक भी करना है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हमने अपनी वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी उसी वीडियो में बता दिया था कि इस शेयर में लगने वाला है अपर सर्किट। इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय करना है या फिर नहीं करना है, वो भी पूरी सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो हमने एनसीएल रिसर्च के ऊपर डाली है। उसमें साफ साफ नोटिस को, जो कंपनी ने नोटिस रिलीज किया था, उस नोटिस को हमने डिस्कस किया था। और नोटिस को डिस्कस करने के साथ साथ काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था अपर सर्किट लगेगा या नहीं लगेगा, तो उन सारी चीजों को भी हमने सॉल्व किया था। तो अब बात कर लेते हैं एनसीएल रिसर्च की। तो शेयर ने 2 रुपए यानी कि 2 रुपए 80 पैसे के आसपास का हाई लगाकर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और शेयर ने 1 रुपए के आसपास का एक लो भी लगाया। अब देखिए करना क्या है। अब आप देख रहे हैं कि 2 दिन से इसमें अपर सर्किट लग रहा है, यानी कि 1 रुपए 34 पैसे से इसने शेयर को गिरने के बाद इसमें 2 दिन में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और शेयर अभी जो है 1 रुपए 47 पैसे पर पहुंच चुका है, यानी कि 10% की तेजी देखने को मिल गई है। अब ये तेजी क्यों थी, इसके पीछे का एक रीजन भी था और वो रीजन ही हमने डिस्कस किया था। तो आपको पता है 2 मार्च को कंपनी की तरफ से एक नोटिस रिलीज किया गया था। उस नोटिस के तहत इस कंपनी में एक तेजी देखने को मिलेगी, ये हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया था। तो इस नोटिस में क्या था और जो मीटिंग होने को थी उस मीटिंग में क्या चीजें डिस्कस की हैं, वो सारी चीजें इस नोटिस में दी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी का नाम है और इन्होंने द डिप्टी मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सर्विसेज बीएससी लिमिटेड उनको इन्फॉर्म किया है। क्या किया है कि जो सब्जेक्ट इस लेटर का वो है आउटकम ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग। जो आउटकम निकल के आया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग से, वो क्या निकल के आया उन सारी चीजों को डिस्कस किया। तो इस नोटिस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मगर जिन भाइयों ने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा तो उनके लिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। इन्होंने 4 पॉइंट को डिस्कस किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो निकल के आएंगे। इन्होंने कहा परफॉर्मेंस, इन्होंने रिव्यू किया है कुछ चीजों को, रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द बोर्ड एज द होल। ठीक है, जो परफॉर्मेंस है नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने की बात हुई है इस मीटिंग में। रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी टेकिंग इनटू अकाउंट द व्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, और किसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया है, जो चेयरपर्सन है कंपनी के, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी रिव्यू करने का यहाँ पे काम हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमलेस ऑफ द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंपनी मैनेजमेंट एंड द बोर्ड दैट इज नेसेसरी फॉर द बोर्ड टू इफेक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबली परफॉर्मेंस देयर ड्यूटी। और इन्होंने किस चीज को रिव्यू किया, जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, उस चीज को, जो इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच में, उसको भी अच्छा करने का एक बेहतर उन्होंने रिव्यू किया। यानी कि ओवरऑल कहें, इस नोटिस का ओवरऑल अगर हम निचोड़ निकालते हैं या फिर समरी निकालते हैं तो समराइज फॉर्म में कह सकते हैं कि इन्होंने अपने मैनेजमेंट को बेटर करने का एक प्रयास किया है। उसके लिए ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, उससे यही रिजल्ट निकला। और दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने जो इनके चेयरपर्सन है जो हैंडल करते हैं व्यू, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनको, उनकी परफॉर्मेंस को भी एक बार रिव्यू किया है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं और रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनकी परफॉर्मेंस को भी रिव्यू किया। ठीक है, तो ये तो यानी कंपनी को भी समझ में आ रहा था कि ये शेयर में गिरावट जो देखने को मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर परेशान है या फिर कहीं ना कहीं उनकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो निकल के नहीं आ रही। इसलिए इन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की और मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद जैसे ही ये नोटिस आया मार्केट में और जो वायर थे उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में एनसीएल रिसर्च फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को उठा लिया और 2 दिन से लगातार 10% की तेजी देखने को मिली है। अब देखो ये जो तेजी है या फेक है या फिर यहाँ पर कंपनी की जितनी प्रॉब्लम्स थी सारी सॉल्व हो गई। इस चीज को हमें समझना चाहिए और आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। जिसके पास शेयर है उनको करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपने 2 रुपए 80 पैसे के आसपास पे, यानी कि आपने हाई रेट पर एनसीएल रिसर्च को खरीद
खरीद रखा है तो आपको यहाँ पर एक बाइंग कर लेनी चाहिए। और बाइंग क्यों कर लेनी चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ी वजह है आपकी ये है कि देखो अब आपने जिस रेट पे खरीदा है 1 रुपये 24 पैसे से ये गिरावट नीचे नहीं जाने वाला है। यानी कि अगर आप इसको 1.5 रुपये भी शेयर खरीदते हैं तो भी आप मुनाफे में ही निकल जाएंगे। कंपनी का मैनेजमेंट है, अभी मीटिंग हुई है, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। यानी कि 1.5 रुपये के आसपास भी अगर आप इस शेयर को खरीदते हैं तो यहाँ पर अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। मगर यहाँ पे आपको 2 रुपये या 2.5 रुपये के आसपास इस शेयर को बिल्कुल नहीं खरीदना है। अगर हम बात कर ले परफॉर्मेंस वाइज, अगर परफॉर्मेंस 10 साल में देखें तो 23% की नेगेटिव रिटर्न शेयर ने दिया, वहीं 5 साल में 58% की नेगेटिव रिटर्न दिया। मगर आप ये देखिए 2 साल में 2840% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले। वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो 9,950 के एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले और 3 मंथ में यहाँ पर 5% की गिरावट देखने को मिली है। और वहीं अगर हम बात करें 1 मंथ में तो यहाँ पर 33% की गिरावट देखने को मिली है। एक वीक में ये अभी जो इस वीक में लास्ट 2 डेज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस शेयर ने दिखाया। फंडामेंटली अगर हम बात कर लें तो आपको पता है इसके बारे में ऑलरेडी, ये जो सेक्टर है ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। फाइनेंस में भी इनका जो काम है, कारोबार है, ये शेयर एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यहाँ से इनको कंपनी को इनकम होती है, कंपनी पैसा अपने शेयर एंड सिक्योरिटीज में लगाती है, वहां से मुनाफा कमाती है और वो आपको देती है। जस्ट लाइक बोल सकते हैं कि एनबीएफसी की तरह ही ये कंपनी वर्क करती है। हम फंडामेंटली अगर हम बात करें कि रिजल्ट वाइज अगर हम कंपनी की बात करें तो रिजल्ट वाइज कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, नेट सेल कैसी, उन सारी चीजों को डिस्कस करें तो कंपनी का इतना अच्छा जो नेट सेल है वो भी नहीं है और इतने अच्छे प्रॉफिट भी कंपनी नहीं दे रही है। अगर बात करते हैं 10 साल की तो 2020 अगर हम एनुअली बात कर लेते हैं, एनुअली कैसा क्या परफॉर्मेंस है तो देखिए पहले 2017 में काफी अच्छी नेट सेल हुआ करती थी 7.35 करोड़ की। वही 2018 में नेट सेल काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है 2.78 करोड़ की। वही 2019 में 3.37 करोड़ की, 2020 में 2.42 करोड़ की, 2021 में 1.85 करोड़ की रह गई। यानी नेट सेल प्रीवियस ईयर्स में अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा कम नेट सेल देखने को मिली है। अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी कंपनी को इतना ज्यादा नहीं है जिससे हम कहें कि हाँ कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। इतने रुपए में, जैसे कि पेनी स्टॉक्स हैं, इतने रुपए में अगर आपको रिस्की लेना है तो आप थोड़ा सा रुपए और लगा के आप अच्छे स्टॉक्स में जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं उनमें निवेश कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं 2017 में तो इनको लॉस था, लॉस मेकिंग कंपनी 2018 में प्रॉफिट में आई, ठीक है। 2011, 2020 और 2021 में मुनाफा बिल्कुल कम है, ठीक है। यानी कि कंपनी यहाँ पर मुझे यहाँ पर अगर आप बोलें कि आपको अपने, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जो है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को 2.79% ही रखा है, इंक्रीज नहीं, यानी काफ़ी कम होल्डिंग्स भी हैं। अब बहुत से लोग बात करते हैं इन्फोसिस की, लोग कहते हैं कि इन्फोसिस में भी बहुत कम। भाई इन्फोसिस और एनसीएल में कंपैरिजन मत करो, ठीक है, बहुत डिफरेंस इन दोनों कंपनियों में। तो यानी कि इस कंपनी को एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे, ठीक है। जिसके पास होल्डिंग है उस वो अपने, आप जैसे कि मान लीजिए आपने 3 रुपये पे खरीदे तो आप एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो फ्रेश बाइंग आप किसी और शेयर में भी कर सकते हैं। अगर पब्लिक की बात करें तो पूरा शेयर जो है 97.21% पूरा पब्लिक के पास भरा है। वहीं अगर हम एफआईआई डीआईआई की बात करें तो वहाँ पे भी इनके पास होल्डिंग्स नहीं है, ठीक है। अब देखो इन्फोसिस से कंपेयर कर रहे हो तो बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कर रहे थे, तो भाई एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग भी है इन्फोसिस में, ठीक है। और इन्फोसिस आज एक मुकाम पे पहुंच चुकी है, ठीक है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को हटा दिया, वो बात अलग है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को कंपेयर मत किया करिए क्योंकि सेक्टर ही दोनों के अलग अलग है। तो अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड में भी इसके पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो 0% है। और पेनी स्टॉक से तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक्स में निवेश नहीं करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।